हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा टॉपिक का नाम है फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्त, इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, तू हिम्मत करके कोशिश कर, एक दिन तुम्हारा ख्वाब हकीकत में बदलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप मोटिवेट हुए होंगे। दोस्त, आप सभी जानते हैं कि नीट जैसे एग्ज़ाम में फिजिक्स में 180 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक साल, और नीट के ज़्यादातर 90% एस्पायरेंट के लिए फिजिक्स सर का दर्द होता है, अर्थात सबसे डिफ़िकल्ट उनको फिजिक्स ही लगता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि फिजिक्स का पेपर उतना ज़्यादा टफ होता नहीं है जितना ज़्यादा टफ बना करके हम लोग को बताया जाता है। बहुत ही आसान सा है। फिजिक्स में बस दो ही चीज़ चाहिए, एक फार्मूला, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, पहला फार्मूला होना चाहिए याद, और दूसरा कैलकुलेशन। क्या होना चाहिए दोस्त? पहला फार्मूला आपको याद होना चाहिए और दूसरा कैलकुलेशन। ये फिजिक्स एज लाइक मैथ्स की तरह है। जैसे मैथ में भी दो ही चीज़ होता है, एक फार्मूला और दूसरा कैलकुलेशन। तो इसमें नाम तो फिजिक्स दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर देखिएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। मतलब फिजिक्स का फार्मूला और उसका कैलकुलेशन रहेगा। तो आप नीट जैसे एग्ज़ाम में 180 में 180 मार्क लाएंगे। ये मैं प्रूव करके बताऊंगा कि ये बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे नीट 2023 का पेपर, ठीक है। नीट 2023 का पेपर, फिजिक्स का पेपर डिस्कशन करेंगे। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन पूछा जाता है और सेक्शन बी में टोटल 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। उस 15 में से केवल 10 क्वेश्चन ही बनाना होता है। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा कितना आसान है। और इसका सोल्यूशन भी देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एक लाइन का सोल्यूशन होता है। चलिए पढ़ते हैं, देखिए। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, रेडियस ऑफ गायरेशन किसका? सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, इट ऑन एक्सिस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द थिन होलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस अबाउट इट एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन किसका? सॉलिड स्फीयर का, जिसका मास m है। एक सॉलिड स्फीयर बना लेते हैं जिसका मास कितना है दोस्त? m है। मास m एंड रेडियस r है। मास m एंड रेडियस r से है कि कौन एक्सेस पे? इट ऑन एक्सेस। एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ होलो स्फीयर, एक होलो स्फीयर बनाते हैं। कौन सा स्फीयर बनाते हैं दोस्त? होलो स्फीयर। देखिए ये होलो स्फीयर है, ये होलो स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर, ये होलो स्फीयर। इसका भी मास m और इसका भी मास m है। इसकी रेडियस कितना है दोस्त? इसकी रेडियस मान लीजिए r है, तो इसकी भी रेडियस कितना होगा? r ही होगा। मतलब सेम रेडियस है, दोनों का साइज सेम, सब चीज़ सेम। तो बोला क्या, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन का आपको रेशियो बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि रेडियस ऑफ गायरेशन सॉलिड स्फीयर का क्या होता है। तो उसके लिए फार्मूला होता है, उसके एक सॉलिड स्फीयर के एक्सेस पे हम लोग देखिए, ये मान लीजिए एक्स एक्सेस और ये मान लीजिए कौन सा एक्सेस? वाई एक्सेस है, ठीक है। तो इस एक्सेस पे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का ये फार्मूला है, √2/5 r। ये किसके लिए? सॉलिड स्फीयर के लिए है। दूसरा, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ होलो स्फीयर इट ऑन एक्सेस। ये होलो स्फीयर है, ये जो है होलो स्फीयर, इसके एक्सेस पर रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला होता है √2/3 इंटू में r। सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना दोस्त? तो √2/5 r। और होलो स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन √2/3 r होगा। अब क्या करना है, ये देखिए फार्मूला हो गया। अब कैलकुलेशन करेंगे दोनों का रेशियो। तो रेडियस ऑफ गायरेशन बराबर किसका? सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर
उसके बाद किसका, सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैठाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है सॉलिड स्फीयर बट्टा में होलो स्फीयर होगा। तो सॉलिड स्फीयर का कितना है, √2/5। आर से आर तो दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए √2/3 है, तो ये जो बट्टा में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब नीचे वाला जो ऊपर जाएगी तो ऊपर नीचे का संख्या ऊपर चल जाएगी ना, तो 3/2 √3/2 आएगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे तो कितना होगा दोस्त, तो बोलेंगे √3/5 होगा। क्या होगा दोस्त, √3/5। तो देखिए इस सवाल में आपको क्या देखा, क्या है बताइए। इसमें बोला सॉलिड स्फीयर जिसका मास m और रेडियस r है, ठीक है। वैसे ही हॉलो स्फीयर है जिसका मास m और रेडियस r है, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन का अनुपात बताना है। तो क्या किए, दोनों का फार्मूला और उसके बाद कैलकुलेशन किए। तो बताए थे ना, दो ही चीज़ उपयोग होता है, फार्मूला और कैलकुलेशन। तो पहला सवाल उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल भी देखिएगा बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए हम पढ़ते हैं और आप समझिएगा। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम का वर्क फंक्शन, पोटासियम का वर्क फंक्शन एंड सोडियम का वर्क फंक्शन क्रमशः दिया गया है। जैसे सीजियम का वर्क फंक्शन दिया गया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीजियम का वर्क फंक्शन दोस्त 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटासियम का वर्क फंक्शन 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सोडियम का वर्क फंक्शन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, मतलब एक दूसरे के तुलनात्मक है। तो अभी तक क्या पता चला, वर्क फंक्शन मिला सीजियम का, पोटासियम का एंड सोडियम का वर्क फंक्शन हमको मिल चुका है। नहीं, आगे बढ़ते हैं। इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज बी इंसिडेंट एनर्जी ऑफ 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इंसिडेंट एनर्जी भी दे दिया। विच ऑफ दिस फोटो सेंसेटिव सरफेस इट में इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, कौन ऐसा फोटो सेंसेटिव सरफेस होगा। देखिए पहला सरफेस मान लीजिए आप है ये सीजियम का, दूसरा सरफेस आप मान लेना ये किसका है, ये मान लेते हैं हम लोग पोटासियम का है। तीसरा सरफेस आप मान लीजिए ये किसका है दोस्त, सोडियम का। ठीक है, तीनों सरफेस है। तीनों का आपको क्या दिया, वर्क फंक्शन। इसका वर्क फंक्शन 2.14, इसका वर्क फंक्शन 2.30 और इसका वर्क फंक्शन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लाइट इमिट करवाएंगे। क्या करवाएंगे दोस्त, तीनों पे लाइट इमिट करवाएंगे। क्या करवाएंगे दोस्त, लाइट इमिट। और इंसिडेंट एनर्जी कितना है, कितना एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पर डालेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें डालेंगे, तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाएगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगी। तो बोला कौन सा ऐसा सरफेस है जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होगी। क्या सभी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन इमिट होगी, तो नहीं। देखिए इलेक्ट्रॉन इमिट होने का इसको एरो को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आई और ये टकरा करके बाहर निकल जाएगी। ये देखिए कलर को थोड़ा सा चेंज कर, ये देखिए इलेक्ट्रॉन निकलेगी। तो कौन सा ऐसा सरफेस होगा जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगी, यही बात यहाँ पे पूछ रहा है। फिर से सवाल समझिए। देखिए 3 सरफेस दिया गया है, एक सीजियम का, दूसरा पोटासियम का, तीसरा सोडियम का। ठीक है, तीनों का क्या दिया है, वर्क फंक्शन। सीजियम का वर्क फंक्शन कितना होगा दोस्त, तो बोलेंगे 2.14। ठीक है, उसके बाद पोटासियम का वर्क फंक्शन तो 2.30 और सोडियम का वर्क फंक्शन दिया है, बोला क्या है कि इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इस पर डालेंगे तो कौन सा ऐसा सरफेस होगा जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा दोस्त, इमिट होगा। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। इसको क्या करते हैं दोस्त, बनाते हैं। इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, ये बात को हम लोग मिटा रहे हैं, इसके साइज को भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो ये मिट चुकी है एरो। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्या दिया, अब हमको पता करना है जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होगा, वर्क फंक्शन का मतलब क्या, वैसा एनर्जी, वैसा एटम मान लीजिए, वैसा एटम या स्फीयर या मटेरियल जिस पे कम से कम एनर्जी डालेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने लगेगी। तो सबसे कम वर्क फंक्शन
किसका है, तो सीजियम का है, इसलिए सीजियम ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मतलब सबसे कम एनर्जी इसको चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए। उसके बाद किसका चाहिए, तो बोलेंगे पोटासियम का। उसके बाद किसका दोस्त, तो बोलेंगे सोडियम का। तो इसका तो आंसर हो जाएगा सीजियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, सीजियम होगा। लेकिन बोलेगा आपको क्या बताइए, बढ़ते और घटते क्रम में बताइए, सबसे पहले किस में निकलेगा, तो बताएंगे किससे निकलेगा दोस्त, तो बोलेंगे सीजियम का। उसके बाद किससे निकलेगा, तो बोलेंगे पोटासियम का। उसके बाद लास्ट में किससे निकलेगा, सोडियम से निकलेगा। क्योंकि सोडियम का वर्क फंक्शन क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा दिया गया है यहाँ पर। सोडियम का वर्क फंक्शन 2.75, उसके बाद पोटासियम का वर्क फंक्शन 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सीजियम का वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए क्या है फार्मूला, ये तो थ्योरेटिकल सवाल हो गया, आपको पता चलेगी कि इसमें क्या क्या दिया है, लेकिन अंत फार्मूला लगेगा। देखिए यहाँ पूरा दिया गया है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन 2.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो यहाँ पे दिया गया है, देख रहे हैं यहाँ पे इंसिडेंट, ये देखिए मान लीजिए ये क्या है दिया हुआ, ठीक है। वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम दिया गया है, वर्क फंक्शन ऑफ पोटासियम एंड वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम दिया गया है। सिंस द वर्क फंक्शन ऑफ पोटासियम एंड सोडियम आर मोर देन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, हेंस फोटोन्स में बी इमिटेड फ्रॉम सीजियम। इसलिए सीजियम से क्या होता है, फोटोन इमिट करती है, क्योंकि पोटासियम एंड सोडियम का जो वर्क फंक्शन होगा वो इंसिडेंट एनर्जी से ज़्यादा है, इंसिडेंट रेडिएशन से ज़्यादा होगा। इसीलिए क्या होगा, सीजियम क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगी। तो दूसरा भी सवाल उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग तीसरा सवाल पे। देखिए तीसरा सवाल भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, हलवा नहीं समझना है दोस्त, नीट का एग्ज़ाम समझिए हलवा है, लेकिन कब, जब आप बढ़िया से पढ़ोगे तब। चलो इसमें भी देखिएगा दो ही बात, एक फार्मूला आएगा और दूसरा कैलकुलेशन, दो के बाद के सिवा और कुछ भी इसमें नहीं मिलेगा। तो चलो पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सॉफ्ट बबल, the amount of energy required to form a soft bubble of radius 2 cm from a soft solution is nearly सरफेस टेंशन ऑफ सॉफ्ट बबल। देखो इस बात को समझो, ये मान लीजिए एक सॉफ्ट बबल है, ये किसका बबल है दोस्त, इसके साइज को छोटा कर देते हैं, इसके साइज को छोटा, देखिए ये सॉफ्ट बबल है, ठीक है। सॉफ्ट बबल साबुन का बबल है, साबुन का क्या है दोस्त, बबल है। इसकी रेडियस कितना सेंटीमीटर दिया गया है, इसकी रेडियस, इसकी जो रेडियस होगा वो दिया गया है, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितना सेंटीमीटर दोस्त, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसका सरफेस रेडियस दे दिया, देखो जो दिया वो लिख लेंगे, रेडियस दिया, इसका रेडियस दे दिया, और सरफेस टेंशन मतलब एस का मान दे दिया। अब हमको बोला क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सॉफ्ट बबल, मतलब एनर्जी कितना एनर्जी चाहिए इस सॉफ्ट बबल रिक्वायर्ड टू फॉर्म, सॉफ्ट बबल को के फॉर्मेशन में कितना एनर्जी चाहिए, वही हमको ज्ञात करना है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड के लिए सॉफ्ट बबल के एनर्जी को के रिक्वायर्ड के लिए जो फार्मूला होता है एस इंटू में एरिया, चेंज इन एरिया इंटू में 2 होगा, इंटू में क्या होगा दोस्त 2 होगा। तो देखो इस पर सब चीज़ बैठाएंगे। सरफेस टेंशन कितना दिया है, सरफेस टेंशन सॉफ्ट बबल का सरफेस टेंशन दिया 0.03 इंटू में, देखिए ये स्फीयर है तो 4πr² होता है ना, 4πr² इसका क्षेत्रफल, तो 4 इंटू में पाई इंटू में आर की जगह पे 2 सेंटीमीटर है, नहीं 2 सेंटीमीटर है तो 10 टू दी पावर -4 आई इंटू में क्या होगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए हैं। आई इंटू में क्या करेंगे दोस्त, इंटू में क्या करेंगे, अरे 1 मीटर बराबर होता है ना, एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे चेंज करके दिया गया, ठीक है। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो उस तरह से हम लोग चेंज कर लिए हैं, आई इंटू में 2 कर दिए। तो कैलकुलेशन जब आप कीजिएगा, ये किसका मान है, ये जो है मान ये है एस का मान, ये इतना जो पार्ट से इतना पार्ट यहाँ से लेकर के और इतना जो पार्ट दिया गया है वो किसका मान है दोस्त, तो ये बोलेंगे क्षेत्रफल दिया गया है और इंटू में 2 कर देंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना निकलेगी, कैलकुलेशन करेंगे तो 3.015 इंटू 10 टू दी पावर
4 जूल होगा। तो देख रहे हैं ना कितना आसान, सिर्फ फार्मूला और उसमें क्या करेंगे कैलकुलेशन। सिर्फ फार्मूला और कैलकुलेशन कर लेते हो तो आप नीट के सवाल को धजिया उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये कलर कोड से दिया गया है। किसे है सर दोस्त? कलर कोड से। रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर डिटरमाइन फ्रॉम कलर कोड। कलर कोड इसका दिया गया है इतना ओम। द कलर ऑफ थर्ड बैंड मस्ट बी। रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर्ड डिटरमाइन फ्रॉम कलर कोड। रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना दोस्त? रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर्ड डिटरमाइन फ्रॉम कलर कोड। ये कलर कोड दिया गया है नहीं। द कलर ऑफ थर्ड बैंड मस्ट बी। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये ट्रिक आप पढ़े होंगे। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये फार्मूला, ये थ्योरेटिकल ही सवाल हुआ। रेजिस्टेंस दिया गया 2 इंटू 22 गुना 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। अरे 10 की पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 22 गुना 10 की पावर 3 ओम इंटू में प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस 5%। थर्ड बैंड करस्पॉन्डिंग टू डेसिमल मल्टीप्लीकेशंस। डेसिमल मल्टीप्लीकेशन कितना, 10 की पावर 3। तो कलर क्या होगा, कलर होगा ऑरेंज कलर का होगा। कौन सा कलर होगा दोस्त? ऑरेंज कलर का होगा। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से ये सवाल बनेगी। तो चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी देखिए, किसी भी सवाल में इतनी औकात नहीं है कि आप बना नहीं सकते हो, बस आपको उससे रिलेटेड फार्मूला और कैलकुलेशन याद होना चाहिए। इन अ सीरीज LCR सर्किट, एक सीरीज में LCR सर्किट दिया है। द इंसिडेंट L इज 10 mH। इंसिडेंट L कितना है, 10 mH है। कैपेसिटेंस C इज 1 माइक्रोफेराड एंड रेसिस्टेंस R इज 100 माइक्रोफेराड। मतलब L 10 माइक्रो mH, ठीक है। कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रो मिली हर्ट्ज, यहाँ पर ही इसको मिली हर्ट्ज, ये माइक्रोफेराड एंड R कितना होगा, 100 ओम होगा। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स इज। फ्रीक्वेंसी बताना है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला होता है। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी के लिए जो फार्मूला होगा वो पता होना चाहिए आपको, और उसके बाद ये सब उसमें बैठाएंगे और देखिएगा पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर फार्मूला होता है 1/2 पाई रूट अंडर LC। ये क्या है फार्मूला, 1/2 पाई रूट अंडर L इंटू में C। ये किसका, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी याद कर, इसके लिए फार्मूला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने के लिए ये फार्मूला हुआ। अब इस फार्मूला में प्रत्येक का वैल्यू रखेंगे। तो 1/2 इंटू पाई का तो मान ऐसे ही रहने देंगे पाई, इंटू में L का मान कितने है बोलिए, 10 मिली हर्ट्ज। तो 10 इंटू 10⁻³ अरे मिली -3 ना होता है, इंटू में C माइक्रोफेराड। अरे माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, 1 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, तो 1 इंटू में 10⁻⁻6 होगा। इसको क्या करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो 10⁴ बटा में 2 पाई होगा। 10⁴ बटा में 2 पाई, 2 पाई का मान 3.14 देंगे। सॉरी पाई का मान दोस्त कितने देंगे, पाई बराबर लिखेंगे 3.14। तो क्या कीजिएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, ये सब वैल्यू रख करके कैलकुलेशन करेंगे तब मान आएगा 1.591 गुना 10⁻3। इसके फॉर्म में कोई सवाल दिया नहीं है, तो ये 3 का मतलब किलो हर्ट्ज, ठीक है। ये हर्ट्ज में आया है तो हमको किलो में बदलना है, तब क्या लिखेंगे 1.591 किलो हर्ट्ज। फिर से समझिए, ये एक सीरीज में LCR सर्किट है जिसमें इंसिडेंट L 10 मिली हर्ट्ज, कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड एंड रेजिस्टेंस R 100 ओम है। बोला क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए ये फार्मूला होता है 1/2 पाई रूट अंडर L एंड C, 1/2 पाई रूट अंडर LC होगा, ठीक है। प्रत्येक चीज़ का मान, L का मान इसमें रखेंगे, C का मान रखेंगे, और जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका मान इतना आएगा। इसको किलो हर्ट्ज में चेंज करके इतना लाएंगे। इसका देखिए ये क्या आंसर है, 3 होगा इसका आंसर। तो देख रहे हैं ना, बस फार्मूला और कैलकुलेशन, इसके सिवा और कुछ आपको नहीं चाहिए।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस। एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ट्रैवल करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती है। कौन स्पेस में? फ्री स्पेस में। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेटेड साइनोसॉइडल एट द फ्रीक्वेंसी दिया गया है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी दे दिया, एम्पलीट्यूड दे दिया। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हमको ज्ञात करना है। तो एम्पलीट्यूड के लिए क्या करना होगा, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक वेव के लिए C = होता है E/में बटा में B0, E0/B0। E0 क्या होगा, B0 क्या होगा? E0 है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड E0, एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा, B0 होगा। C बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, एंड E0 बराबर क्या होगा, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। जब ये दोनों का वैल्यू रखेंगे, ये देखिए यहाँ से, और B0 का मान यहाँ से रखेंगे, ठीक है। हमको B0 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्त? देखो, C बराबर फार्मूला होता है, E0 बटा में B0। हमको ज्ञात क्या करना है, मैग्नेटिक ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, B0 बराबर E0 बटा में C होगा। तो E0 का मान यहाँ पे दिया गया है, E0 का मान दिया गया है, कितना होगा दोस्त, होगा 48 वोल्ट पर मीटर है, तो 48, और इसका मान C का मान, स्पीड ऑफ लाइट का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब ये रखेंगे क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकलेगा, 1.6 × 10⁻⁷ टेस्ला निकलेगा, ठीक है। और देखिए ये ऑप्शन नंबर 2 में मिलती है ना, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस सवाल से आपको क्या सीख मिलती है? इसमें देखिए फार्मूला दिया गया है, याद होना चाहिए आपको, और उस पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन आना चाहिए, तो आपसे सवाल बन जाएगा। सवाल दिया गया है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो फ्री स्पेस में ट्रैवल करती है, जिसका फ्रीक्वेंसी दिया गया है और एम्पलीट्यूड दिया गया है। हमको ज्ञात क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। फार्मूला था C बराबर E0 बटा B0। हमको B0 ज्ञात करना है, इसलिए B0 बराबर होगा E0 बटा में C। E0 का मान कितना, 48, और C का मान 3 × 10⁸। जब कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा 1.6 × 10⁻⁷ टेस्ला। तो ये भी सवाल देखिए बहुत आसान है, बस क्या करना है, फार्मूला और कैलकुलेशन याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल आपको, ये थ्योरेटिकल सवाल है लेकिन बहुत आसान सा सवाल है। क्या है दोस्त, बहुत आसान सा सवाल है। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड मतलब एसर्शन रीजन वाला सवाल दिया गया है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, मतलब नीचे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। फोटोवोल्टाइक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी में देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस बोलता क्या है, क्या फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑप्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर सकती है? बोलेंगे हाँ, चेंज कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट सही या गलत? बोलेंगे ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेक डाउन रीजन। जेनर डायोड जो होता है वो क्या करती है, ऑपरेट होता है अंडर, किसके अंदर, तो रिवर्स बायस इन ब्रेक डाउन रीजन। ब्रेक डाउन रीजन में रिवर्स बायस के थ्रू ये क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। कौन, जेनर डायोड। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, सही है। लेकिन बोलिए कोई एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन करती है तो नहीं। तो ऑप्शन पढ़िए तो देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। इसमें देखिए स्टेटमेंट आंसर में क्या दिया गया है, फोटोवोल्टाइक डिवाइस कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देती है कौन,
फोटोवोल्टेइक डिवाइस। दूसरा है जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन। जेनर डायोड क्या करती हैं, ऐसे डिजाइन होता है कि वो ऑपरेट करता है रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन। इसका एग्जांपल होगा जेनर डायोड इज वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर है। तो दोनों स्टेटमेंट सही, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दूसरा भी 7 नंबर सवाल भी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अब हम लोग आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी देखना दोस्त, बहुत ही आसान है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो भारत के उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जिसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी सब्सक्राइब करने में कोई रुपया तो लगता नहीं है, और वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्त। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको पहला चैप्टर से दिया गया है, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन उसका है ना, एरर वाला टॉपिक उसमें है ये, ठीक है। द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। देखिए एरर इन मेजरमेंट में एरर हुआ, विच अराइज किसके कारण, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन हुआ इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। तो कौन सा ऐसा एरर होता है, जैसे पर्सनल एरर में ऐसा होगा, देखिए ना अचानक हुआ है ना, अचानक होने वाले एरर को क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। अचानक होने वाला एरर को क्या बोलेंगे दोस्त, रैंडम एरर। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, अचानक आपका तबीयत खराब हो गया, और ना अचानक कोई आदमी आ गया, अचानक वो आ गया जिससे बात करने के लिए आप कितना दिन से इंतजार कर रहे थे, जिसका फेस देखने के लिए कितना आप क्या थे, उत्सुक थे, वो अचानक आ गया। मान लीजिए आपके टीचर आ गए, आपके बरसों का जो दोस्त था पुरानी, वो हाँ वही क्लास वाली, ठीक है, वो आ गई, अचानक आई है, तो इसलिए बोलेंगे उसको रैंडम। ऐसे ही कोई भी चीज़ अगर अचानक क्या होगा, एराइज होगी, खास करके एरर में, तो उसको बोलेंगे रैंडम एरर बोलेंगे। अरे जनरल लाइफ से तो समझ में आता है। इसका स्टेटमेंट देखिए, इसका कुछ एग्जाम्पल, रैंडम चेंज इन प्रेशर टेम्परेचर वोल्टेज सप्लाई। यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई में चेंज हो रही है, प्रेशर में भी चेंज होगा, तो क्या होगा, रैंडम एरर का ही एग्जाम्पल होगा। द एरर विच कैन नॉट बी एसोसिएटेड विथ एनी सिस्टमेटिक और कॉन्स्टेंट काउज इज कॉल्ड रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है, जिसको एसोसिएटेड करेंगे, कैन नॉट बी एसोसिएटेड एनी सिस्टमेटिक और कांस्टेंट काउज, जिसका ना कोई सिस्टमेटिक और कांस्टेंट काउज नहीं होगा, उसका बोलेंगे दोस्त रैंडम एरर बोलेंगे। दिस एरर कैन अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। देखिए एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अनप्रेडिक्टेबल मतलब जो नहीं सोचे होते हैं, वो क्या होता है, फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो इस प्रकार के एरर को बोलेंगे रैंडम एरर। एग्जाम्पल होगा रैंडम चेंज इन प्रेशर में रैंडम चेंज, टेम्परेचर में रैंडम चेंज एंड वोल्टेज सप्लाई में रैंडम चेंज, ये सब रैंडम एरर का एग्जाम्पल होगा। तो देखिए ये भी स्टेटमेंट टाइप का क्या है, क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन में उतना ज़्यादा दम होता नहीं है यार, बहुत आसान एग्जाम है। बस सिस्टमेटिक ढंग से आपको पूरे साल हम जो बता रहे हैं वैसा आप उसका पालन कीजिए। आप जहाँ भी क्लास ज्वाइन किए हो वो क्लास को फॉलो कीजिए, उसका DPP बनाइए, उसका टेस्ट का तैयारी कीजिए, टेस्ट दीजिए और प्रीवियस ईयर बनाइए। बस यही 3-4 चीज़ फिर से बताते हैं। क्लास में जो पढ़ाया गया उसको फॉलो कीजिए, उसका DPP बनाइए, जो टेस्ट हो रहा उस टेस्ट को दीजिए, उससे पहले प्रिपरेशन कीजिए, टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। बस इतना ही काम कीजिएगा, देखिएगा आप एक नया इतिहास रचोगे जब आपका रिजल्ट आएगा तब। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ यह है इंटीग्रेशन, ये क्या है इंटीग्रेशन एस वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर डी एस इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस, देन जब ये फार्मूला होगा सरफेस पे तब क्या होगी बताइए। तो जितना आएगा उतना जाएगा, और जितना इंटर करेगा उतना लीव आउट करेगी, जितना आएगा उतना क्या करेगी, चली जाएगी। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स
नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लिविंग इट, जितना इंटर करेगी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन। देखिए इस तरह से मान लीजिए एक कोई सा क्या है, इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा तो नहीं बता पा रहे हैं इसमें, समझिए थोड़ा सा टेढ़ा होगा, इस तरह से होगा, ये ऐसे। तो इसमें जितना इंटर करेगी, जितना क्या करेगा दोस्त, इंटर करेगा उतना ही लीव आउट करेगी, जितना इंटर करेगा उतना ही लीव आउट करेगी, तब ये फार्मूला बनेगा, तब ये फार्मूला बनेगी। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस इज जीरो, नेट फ्लक्स क्या है, इस सरफेस के थ्रू जीरो होगा, इसलिए स्टेटमेंट बनती है द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लिविंग इट, मतलब जितना इंटर करेगी उतना ही क्या करेगा, लिव करेगा। किससे, कौन, तो फ्लक्स, किससे, तो ये सरफेस से, ये जो सरफेस दिया गया है इस सरफेस से जितना आएगा उतना बाहर निकल जाएगा। यही ये फार्मूला डिनोटेड करते हैं। ये तो फार्मूला है, देख रहे हैं ना, सब स्टेटमेंट टाइप का सवाल पूछे जा रहा है। तो दोस्त स्टेटमेंट टाइप का सवाल आपसे तभी बनेगा जब एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो इम्पोर्टेंट लाइन है फिजिक्स में उसको जानना होगा। इसके लिए मैं एनसीईआरटी का लाइन जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको हाईलाइटिंग करके उसका एक सीरीज लाऊंगा, यदि आप लोग बताओगे तब। अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। ढेर सारे बच्चे टेलीग्राम पर मैं मैसेज किया है, तो मैं उसके लिए लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं स्टेटमेंट टाइप का सवाल तभी बनेगा जब एनसीईआरटी का प्रत्येक चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन होता है, उस लाइन को आप पढ़ के समझ के याद रखिएगा, तब बनेगा। अगला और लास्ट इस चैप्टर आज का लास्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये डायग्राम से रिलेटेड सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन जब तक आपको ये बनाओगे नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक ये बहुत मुश्किल लगेगा। ज़्यादातर बच्चा इसको छोड़ के आता है। चलिए देखिए, इफ़ द गैल्वेनोमीटर G does not show any deflections in circuit shown, the value of R is given below. If the galvanometer G does not show any deflection, ये जो G है गैल्वेनोमीटर का G, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता इस सर्किट में, तो वैल्यू ऑफ R बताइए। तो R का मान क्या होगा, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो R का मान क्या होगा। इसको ज्ञात करने का क्या है फार्मूला, इसको ज्ञात करने का फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए आई जी इक्वल टू 0 सिंस गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शंस। गैल्वेनोमीटर क्या करती है दोस्त, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करती है, तो क्या होगा बताइए। तो 10 माइनस 2 बट्टा में, देखिए पोटेंशियल एनर्जी है ना, 10 माइनस 2 बट्टा में आर, नहीं 400 इक्वल टू होगा 2 बट्टा में आर होगा, 2 बट्टा में आर होगा। देखिए 10 माइनस 2 बट्टा में 400 बराबर 2 बट्टा में आर। तो इस तरह से आर का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, कितना आएगा, तो 100 ओम आएगा। कितना आएगा दोस्त, 100 ओम आएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का 10 सवाल आपको समझ में आया होगा और अब लग गया होगा कि फिजिक्स में जो भी सवाल पूछा जाता है उतना डिफिकल्ट होता नहीं है, बस आपको फार्मूला और कैलकुलेशन पता होना चाहिए। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।